अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं गाड़ी से इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ, वापसी का सफ़र जारी है लाहौर के लिए, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अगला वीलॉग जो है वो अब अपने स्टूडियो से ही किया जाएगा। पिछले 12 घंटे में काफ़ी हद तक जो डेवलपमेंट थी वो हमने आपको कुछ तो बता दी थी। माजरत, मैं कोशिश तो ज़रूर करता हूँ कि वीलॉग्स का जो सिलसिला है उसमें तातुल ना आए, लेकिन फिर भी कभी कभार सफ़र की वजह से जो है वो करना पड़ जाता है। लेकिन बहरहाल ये सिलसिला अब दोबारा इंशाल्लाह बाकायदगी से जो है वो शुरू होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि आपको ताज़ा अपडेट्स जो हैं वो मिल सकें। अच्छा जी, सबसे पहले तो गुज़िश्ता वीलॉग में हमने आपको बताया था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से जो है एक इशाइया दिया गया था, जिसमें साबिक फ़ौजी अफसरान और जवानों को जो है वो दावत दी गई थी खाने की। लेकिन उसके अंदर जहाँ पे दो साबिक आर्मी चीफ्स मौजूद थे, जनरल कियानी और साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, वहीं पे जनरल बाजवा की गैर मौजूदगी के बाद जो है बहुत से सवालात हुए थे, क्योंकि उनकी तस्वीर कोई जारी नहीं हुई थी। हमने आपको बताया था कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं। अब उसके बाद हम न्यूज़ के ऊपर जो है ये रिपोर्ट किया गया है कि जनरल बाजवा जो है वो आज से तकरीबन 4.5 माह पहले अपने घर में जो है वो एक वाक़या पेश आया था। घर में वज़ू के दौरान जो है वो गिर गए थे, जिसके बायस से उनके सर और कमर में चोट आई थी, और 3 हफ्ते वो CMH में जो है वो ज़ेर इलाज रहे थे। और उसके बाद अब उनको जो है वो शिफ्ट किया गया, उनको इलाज के लिए शिफ्ट किया गया, और अब इस वक्त UAE में डॉक्टरों ने उनका तफसीली तिब्बी मुआयना किया है, और उनकी तबीयत जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और ताहम कुछ टेस्ट के नताइज जो है अभी आना बाकी हैं। जनरल बाजवा फिलहाल दुबई में अपने बेटे के पास क़याम पजीर हैं, और चेकअप मुकम्मल होने और डॉक्टरों की हिदायत के बाद ही उन्हें वतन वापसी का जो है उनका फ़ैसला किया जाएगा। इससे पहले रहायशगाह के ऊपर एक और जो गिरने का वाक़या हुआ था, उसमें जो पाक फ़ौज का ताल्लुकात आमा का शोबा है उसने इस बात की तस्दीक की थी, और उनका इलाज जो है वो CMH में हुआ था। ये जो है वो रिपोर्ट ऑलरेडी किया जा चुका है। इसके अलावा हम न्यूज़ के ऊपर एक और बड़ी अहम खबर जो है वो सामने आई है, जहाँ पे सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में मशहूर शख्सियात की मसनूई जहानत यानी AI के ज़रिए नाजेबा वीडियोज़ बनाने वाले एक बैन अल-अक़वामी नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है। नेशनल काउंटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस्लामाबाद में एक निजी कमर्शियल प्लाजे के ऊपर खुफिया इतला पर छापा मारकर 4 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 114 गैर मुल्की मुलजमान को गिरफ्तार किया है। FIR के मुताबिक इन मुलजमान ने एक निजी कंपनी का रूप धार कर यह नेटवर्क कायम कर रखा था, जिसमें 2 दर्जन से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी भी उनकी मामलत में मुलविस थे। NCCI ने गिरफ्तार गैर मुल्की मुलजमान के कब्जे से तमाम मवाद तहमील में लेकर उनके खिलाफ PICA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इदारे की जानिब से चारों मुतल्लिका गैर मुल्की सफारत खानों को उनके शहरियों की गिरफ्तारी के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी कर दिया गया है। मुलजमान को अदालत में पेश कर दिया गया है, जबकि आइंदा हफ्ते मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा के साथ उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। ये एक नया काम जो है वो स्टार्ट हो गया है। टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मैंने ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि जो सियासतदान हैं उनकी बड़ी नाज़ेबा किस्म की वीडियोस जो हैं वो बनाने का रवाज जो है वो शुरू हुआ है, और इसका ताल्लुक किसी एक सियासी जमात से नहीं है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं को जो है वो टारगेट किया जाता है, और AI के ज़रिए उनकी फ़ेक वीडियोज़ जो है वो बनाई जाती है, जो कि बड़ी अफसोसनाक और घटिया हरकत है। मैं इससे पहले मैं आपको बताता था कि जनाब यहाँ पे ट्रोलिंग तो होती थी, गालम गलोच वगैरह और इस किस्म की चीज़ें तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो आपको नज़र आती थी। लेकिन अब ये AI के आने के बाद जो है उनकी वीडियोज़ बनाने का काम भी जो है वो शुरू हो गया है, जो कि इंतहाई घटिया है। अब ये तो वो अफराद हैं जो पाकिस्तान के अंदर से बैठ के जो है वो ऑपरेट कर रहे थे। जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लौंडे लपड़े हैं, उनकी जानिब से जो इस किस्म की हरकतें की जाती हैं उसको कौन जाके ट्रेस करे, उनको कौन जाके पकड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके अलावा कश्मीर से एक अपडेट आई है, जहाँ पे रावलाकोट में मुसल्लह अफराद की जानिब से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों का सिलसिला जो है वो जारी है। रिपोर्ट किया गया कि ताज़ा वाक़े में पुलिस चौकी पर फायरिंग और दस्ती बम हमले के नतीजे में फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी का एक अहलकार जो है वो ज़ख्मी हुआ है। ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने जदीद असलहे से सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग की, और पुलिस चौकी पर ग्रेनेड भी फेंका गया, जिसके नतीजे में कांस्टेबल मुश्ताक ज़ख्मी हुआ है। ज़ख्मी एहलकार को फौरी तौर पर CMH रावलाकोट मुंतकिल कर दिया गया। कांस्टेबल मुश्ताक करीब ग्रेनेड गिरने के बायस जो है वो ज़ख्मी हुआ। गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान रावलाकोट के नवाही इलाकों में मुसल्लह हमलों के मुख्तलिफ वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेज के 5 एहलकार जो है अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं, और सिक्योरिटी इदारों ने हमलों में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब कल एक प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हुए थे, और नए सूबों के हवाले से उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है।
उस बारे में आपको अपडेट करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि मुक्तदरा ने अभी तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई बात नहीं की है और ना ही सूबों का मामला काबीना या पार्लियामेंट में जेर बहस आया है। जो वुज़रा नए सूबे चाहते हैं वो तहरीरी फार्मूला दें। अभी तक ये नहीं पता कि कितने सूबे होने चाहिए, कोई 20 कोई 29 कह रहा है। जबकि मामला मेज़ पे ना हो, जब तक मामला मेज़ पे ना हो कुछ हतमी नहीं कहा जा सकता। मुस्तफ़ा कमाल सिर्फ कराची की हद तक सूबे बनाने की बात करते हैं, जबकि अलीम खान ने सूबों से मुतल्लिक कोई मनसूबा पेश नहीं किया। सिर्फ बयान देने से सूबे नहीं बनेंगे। नून लीग में नए सूबों से मुतल्लिक मामला ज़ेर बहस नहीं है। हज़ारा और MQM के लोग नए सूबे से मुतल्लिक बात ज़रूर करते हैं। MQM की बात जहाँ तक है वो मुसलसल कराची से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म से भी बात करते रहते हैं और मुमकिन है कि अगर उन्हें बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम मिल जाए तो शायद वो इसी पर इत्तफाक कर लें। तो राना सनाउल्लाह साहब जो है वो बेसिकली ये बात कह रहे हैं कि अभी तक इस मामले को कोई इतना सीरियसली टेकअप नहीं किया गया है, ना कोई हमारी कोई बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो बातचीत शुरू हुई है। लेकिन ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो पता लग जाएगा ये मामला कितना सीरियस है। क्या इसके ऊपर मुक्तदरा जो है वो 2 स्टेप्स पीछे हटती है या फिर मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसके ऊपर कोई एक्शन लेना शुरू करती है। आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मुल्क में आबादी के लिहाज से नए इंतजामी यूनिट्स और बिलखसूस सिंध में नए सूबों के क़याम का आइनी और इंतजामी मुतालबा जो है वो किया जा रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मौजूदा सूबे लसानी बुनियादों पर कायम हुए थे, जबकि आबादी में मुसलसल इजाफे की वजह से नए सूबों की तश्कील अब सियासी ज़रूरत नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का अहम मसला है। उन्होंने वाज़ेह किया कि 1973 के आइन में नए सूबों की गुंजाइश मौजूद है और इस हवाले से MQM का मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में ज़ेर गौर भी आ चुका है। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने मौजूदा इंतजामी निज़ाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इख्तियारात और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम ने मुल्क में बदहुक्मरानी, करप्शन और महरूमियों को जन्म दिया है। सिंध को गुज़श्ता 18 साल में 22,000 अरब रुपए मिलने के बावजूद अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जबकि मुल्क के मुआशी दारुल कराची की सूरत हाल ये है कि वो कौमी टैक्स का 60% और सूबाई रेवेन्यू का 90% फराहम करने के बावजूद जवाल का शिकार है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी पिछले दिनों MQM के जो 2 ग्रुप बने हुए हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी वाला और मुस्तफ़ा कमाल साहब वाला, इनमें आपस में काफ़ी कशीदगी हुई थी, लेकिन इस मामले के ऊपर जो है वो सब लाइन में आके खड़े हो गए और उन्होंने मुश्तरका इसके ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल ने MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि माजी में सिंध को खून और आग में धकेलने वालों का आज सिंध का फिक्रमंद होना क़यामत की निशानी है। उन्होंने MQM को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर ये कराची के लोगों के साथ नहीं रहना चाहते तो इन्हें सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर घर बनाकर दे दिया जाए, जबकि जाली मैंडेट से MNA बनने वाले कभी अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं बन सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली आप जानते हैं कि नए सूबों और नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से एक बड़ी हार्ड पोजीशन जो है वो उसके ऊपर रखती है और वो उसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जनाब अटक से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली से उन्होंने मुलाकात की है, जिसमें ज़िला अटक के अवामी ज़रूरियात, जारी प्रोग्राम्स और तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। अरकान असम्बली ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में कामयाबी पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ को उन्होंने मुबारकबाद भी पेश की है। उन्होंने बताया कि ख़वातीन, तलबा और बुजुर्गों के लिए मुफ्त सफरी सहूलियात और मिसाली गाँव प्रोजेक्ट के तहत देहात की अपग्रेडेशन जैसे इनकलाबी इकदाम पर अवाम की जानिब से इंतहाई मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। इसके अलावा जनाब पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत ने 10 रहनुमाओं की पार्टी रुकनीत जो है वो खारिज कर दी है। इलेक्शन 2026 में पार्टी नज़्म-ओ-ज़ब्त और फैसलों की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई। PPP आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने पार्टी रुकनीत ख़त्म करने के अहकामात उन्होंने जारी किए। मरकज़ी नायब सदूर ख्वाजा तारिक सईद एडवोकेट और सरदार अनायतुल्लाह आरिफ की रुकनीत ख़त्म की गई, जबकि पीपल्स पार्टी ज़िला हवेली के सदर शेख खुर्शीद की पार्टी रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई। LA 44 वैली रावलपिंडी के साबिक टिकट होल्डर हमजा मजीद बाज़मी भी पार्टी से फारिग कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हालिया परफॉर्मेंस आई है उसके ऊपर एक जगह तो वो ये भी कहते हैं कि जनाब मुस्लिम लीग नून ने जो है टिका के धांधली की है, वहाँ पर अपनी पार्टी के अंदर भी जो है बहुत से मसाइल उनकी जानिब से उजागर किए गए हैं, जिसके बाद जो है वो इस किस्म के एक्शन सामने लिए गए हैं। इसके अलावा हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब जो एक कॉलम निगार भी हैं और हसान न्याजी जो 9 मई के केसेस के अंदर ऑलरेडी इस वक्त कैद हैं, उनके वालिद, उन्होंने जनाब एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बदकिस्मती के बज़ाहिर PTI से वाबस्ता सोशल मीडिया छोटे, घटिया और बदकिरदार लोगों के कंट्रोल में है, जिन्होंने बैरून मुल्क हज़ारों जाली अकाउंट्स बना रखे हैं। एस्टैब्लिशमेंट के अकाउंट्स इस पर मज़ीद तड़का लगाते हैं ताकि मौजूदा क़यादत जो इमरान खान ने खुद मुकर्रर की है पर से पार्टी का एतमाद ख़त्म हो जाए।
जब भी पार्टी में इमरान खान की रिहाई पर कोई तहरीक प्लान करती है या बात होती है, ये टाउट, मोहरे और प्यादे पार्टी क़यादत जो इमरान खान की अपनी नामजद करदा है के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, पार्टी के अंदर तफरका पैदा करते हैं, उनकी बातों पर पड़ जाते हैं। यही सब कुछ इमरान खान के दुश्मनों के बारे में है, बल्कि वारे न्यारे में है। डॉलर्स की चकाचौंध नहीं उनकी आंखों को खैरा कर दिया है। जो इमरान खान की जेल उनकी चांदी है। कैसे मान लूँ कि ऐसे मफाद परस्त जलील और रुस्वा नहीं होंगे। सो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जिन्होंने रिसेंटली एक्चुअली इमरान खान साहब के हवाले से कहा था कि जी मेरी जो उनसे पुरानी खफकी थी मैं उससे अब ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ उनका ये ख्याल है, उनका ये मानना है कि जनाब जो बाहर यूट्यूबर या लौंडे लपाड़े बैठे हुए हैं वो एक प्लानिंग के तहत जो है वो जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक होने की कोई अटैम्प्ट होती है तो ये जानबूझ के जो है बीच में तड़का लगाते हैं या आग लगाते हैं ताकि मामला जो है वो ख़राब के ख़राब ही रहे। एंड आई एक्चुअली सॉर्ट ऑफ एग्री विद हिम। मेरे ख्याल में ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो है सब कुछ किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया उसके बाद इनकी वक़्त जो है वो क्या रह जाएगी, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सो दे डिलिबरेटली डू दैट। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि उनका अब कोई स्टेक नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उनका किसी किस्म का कोई स्टेक नहीं है, उनकी पार्टी के साथ जो है कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना उनसे कोई पार्टी के फैसलों के हवाले से कोई पूछता है। लेकिन ऑब्वियसली अपने $4 कमाने की खातिर जो है पार्टी का उन्होंने बेड़ागर करके रखा हुआ है। अब जब तक मेरी नज़र में जब तक पार्टी इन लोगों को डिसोन नहीं करेगी, इनसे अपने आप को डिस्टेंस नहीं करेगी, या इमरान खान साहब डायरेक्टली के नाम ले के इन लोगों के हवाले से अहकाम जारी नहीं करेंगे, ये कैट एंड माउस का ये जो खेल है ये इसी तरह ही चलता रहेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल जो है वो इसी तरह पैदा होते रहेंगे। अब एक नज़रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ लोगों का ये भी कहा जाता है कि जनाब अगर एक वीलॉगर बैठा हुआ है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो 4 जुमले कह देता है या 2 वीलॉग कर लेता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली। वीलॉग्स जो होते हैं, मैं खुद भी वीलॉग करता हूँ, मुझे पता है उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। हम आपके साथ जब कोई बात कर रहे होते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं उसकी बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है, मेरे कंधों के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है कि मैं क्या खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मेरी कही हुई बात का एक इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन अगर इसी तरह कोई एक वीलॉगर जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, जो अपने आप को क्लेम करता है कि मैं उसका रहनुमा हूँ, मैं उसका कारकुन हूँ, और जब वो इस किस्म की कोई बयानबाजी करता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियली उससे अपने आप को डिस्टेंस नहीं करती, तो उसके बाद यही समझा जाता है कि जनाब पार्टी को इसकी शय हासिल है। सो दिस इज़ वॉट हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब इज़ एक्चुअली पिन पॉइंटिंग। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब जो है वो कल रात को एक प्रोग्राम में तशरीफ लेकर गए हुए थे। वहाँ पे उन्होंने पीटीआई के हवाले से चंद नए इंकशाफात जो है वो सामने किए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल में, ये उनका ख्याल है, उन्होंने कहा मेरा ख्याल में जनरल फैज़ की जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी और इसी मामले पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल गिरफ्तार हुआ था, जबकि शहबाज गिल को बानी पीटीआई से मुतारिफ फैज़ हमीद ने कराया था। उन्होंने मजीद कहा कि मिशाल यूसुफजई के हवाले से गुस्से की वजह यह है कि उनका ताल्लुक बुशरा बीबी से है। कोशिश की गई कि मिशाल यूसुफजई को सेनेट का टिकट ना मिले। इमरान खान ने कहा था कि मिशाल यूसुफजई को टिकट दिया जाए। उन्होंने कहा कि केपी में पीटीआई में 3 ग्रुप इस वक्त बने हुए हैं। एक ग्रुप सुहेल आफरीदी, दूसरा 40-45 MPs और तीसरा ग्रुप अली अमीन गंडापुर का है। मार्च के मामले पर सुहेल आफरीदी तनहा होंगे। इख्तलाफात ख़त्म करने के बाद मार्च का ऐलान करना चाहिए। इख्तलाफात दुश्मनियों में तब्दील हो चुके हैं। तमाम वकला अलीमा खान ग्रुप के हैं। बैरिस्टर गौहर बानी के वकील नहीं, सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर वकील हैं। सलमान सफदर ने 3 साल में बेपनाह पैसे लिए हैं। 27 सितंबर को पीटीआई का मार्च नहीं होगा, कोई तैयारी नहीं, तहरीक इंसाफ में कोई नज़्म ज़ब्त और इतफाक़ नहीं। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर के मार्च पर अलीमा खान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। सबको गद्दार बनाया हुआ है, गद्दारों के साथ कौन सी कौम निकलेगी। 4 अगस्त को सुहेल आफरीदी और मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई थी। तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो ख़ास तौर पे सलमान अकरम राजा ग्रुप जो है उसको टारगेट करने का सिलसिला जारी है। उनके आपस में बड़े शदीद किस्म के आपस में इख्तिलाफात हैं। ये जो फैज़ हमीद साहब वाली बात है कि जनाब साबिक DGI फैज़ हमीद की इमरान खान साहब से शायद अडयाला जेल में मुलाकात हुई थी, इसके ऊपर सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जिस लेवल का सिक्योरिटी चेक अडयाला जेल में मौजूद है, फैज़ इमरान खान मुलाकात जेल में तो बिल्कुल भी नहीं मुमकिन। अलबत्ता डिप्टी सुपरिटेंडेंट के मंजर से गायब होने से मुतालिक उस वक्त ज़राए का दावा था कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट पीटीआई के बैरून मुल्क मौजूद एक रहनुमा से राब्तों, पैगाम रसानी जैसे इल्ज़ामात की बुनियाद पर मंजर से हटाया गया था। अगरचे इल्ज़ामात कभी भी पब्लिक में उस पर नहीं लगाए गए, ना ही गिरफ्तारी जाहिर की गई। कुछ अरसा वो मंजर से गायब रहा था। लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच के सामने उसकी गिरफ्तारी ना तस्लीम हुई थी, ना पता चला था। फिर बाद में पंजाब में किसी और केस में उसको रखा गया था। अब कहाँ है ये भी मालूम नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उसको शायद सर्विस से भी बरतरफ कर दिया गया था। तो साकिब बशीर साहब इज़ ए वेरी एक्सीलेंट रिपोर्टर और बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं। तो वो जनरल फैज़ की इस मुबैना मुलाकात के हवाले से जिसका जिक्र ये शेर अफजल मरवत साहब ने किया है, उसके ऊपर वो अपनी राय दे रहे थे।
इसके अलावा जनाब सुहेल आफरीदी, जिन्होंने ऑलरेडी 27 तारीख की जो 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च का जो ऐलान किया हुआ है और वो अब अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जा रहे हैं, तो अब ये खबर सामने आई है कि वो अब दीगर सूबों का दौरा करने का भी इरादा रखते हैं। नॉट जस्ट खैबर पख्तूनख्वा बल्कि दीगर जो सूबे हैं, इससे पहले भी वो पंजाब और सिंध के अंदर भी गए थे जब उन्होंने एक मुहिम का आगाज़ किया था। तो अब ये दोबारा खबर सामने आई है कि वो इसी किस्म का सिलसिला जो है वो आगे भी करना चाहते हैं। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक सुहेल आफरीदी और पीटीआई रहनुमा असद कैसर की भी आपस में मुलाकात हुई है, जिसमें बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई और अमन ओमान और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दौरों का जो है वो फैसला किया गया है। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। अगर आप एक इतनी बड़ी एक तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं तो आपका तमाम सूबों के अंदर जो है वो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जमात इस्लामी के तहत पेट्रोलियम लेवी कम न करने पर आज मुल्क भर में 4 मुकामात पर धरने दिए जाएंगे। जमात इस्लामी की जानब से कराची, पेशावर और कोयटा में गवर्नर हाउस के बाहर, जबकि लाहौर में वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान किया गया है। पुलिस की जानब से सिक्योरिटी वजूहात के बायस गवर्नर हाउस को जाने वाले रास्ते आम ट्रैफिक के लिए बंद करते हुए शाहराहों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। इसके अलावा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल जनाब 8वें रोज़ भी जारी रही। मैं इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त दोबारा उनके मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं। मेरे ख्याल में अगले व्लॉग में हम आपको अपडेट कर सकेंगे उन मुज़ाकरात का क्या बना। मुल्क भर में अशिया की तरसील शदीद मुतासिर हुई है। बरामदात और दरामदात के कंटेनर्स जो हैं वो रुक गए हैं, जबकि मुल्की मीशत को 50 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान अब तक बताया जाता है, एस्टिमेटेड है कि पहुंच चुका है। दूसरी तरफ लाहौर में मिनी मजदा ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज खत्म करते हुए अपनी गाड़ियां सड़कों पर वापस लाने का ऑलरेडी फैसला कर दिया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक यौमिया 10,000 कंटेनर पोर्ट से निकलते थे। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने कहा है कि वफाकी वजीर बहरी अमूर से मुज़ाकरात कामयाब रहे थे, ताहम वफाकी हुकूमत, वजारत मवासलात, फाइनेंस और पेट्रोलियम से मुतल्लिक मुतालबात पर कोई पेशरफ फिलहाल नहीं हुई है। सो लेट्स होप कि ये मामला जो है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाए, ताकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का मसला है ये जल्द अज जल्द रिजॉल्व हो जाए। इसके अलावा बलूचिस्तान के ज़िला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक रद्दुल फितना के 3 के तहत खारान के इलाके लज्जे में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान फितनतुल खारिज के 7 दहशतगर्दों को हलाक जबकि मुतअद्दिद को जख्मी कर दिया। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, गोला बारूद और जंगी सामान जो है वो बरामद किया गया। इसके अलावा तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने तस्दीक करते हुए कहा है कि मक्का मुआहदे में मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है। अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए तैयब उर्दवान ने कहा कि मिस्र मुस्तकबिल में मक्का मुआहदे का रुकन बन सकता है, क्योंकि यह मुआहदा मजीद फ़रीक़ैन की शमूलियत के लिए खुला है। उनका कहना था कि इस मुआहदे के तहत शरीक ममालिक के लिए लाजिम है कि अगर किसी रुकन पर बैरूनी हमला हो तो वह इज्तिमाई तौर पर उसका जवाब दें। सो मिस्र के हवाले से ऑलरेडी मैं आज से 3-4 दिन पहले भी व्लॉग के अंदर आपके साथ ये बात कर चुका हूँ कि ये गुंजाइश जो है वो मौजूद है कि शायद मिस्र के अलावा और भी बल्कि मेरे ख्याल में चंद ममालिक जो है वो इसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे। इसके साथ साथ जनाब अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने जनाब अपनी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से मुताल्लिक़ गैर मुतवक्किल और गैर मुस्तहकम पॉलिसियों पर खलीजी ममालिक में शदीद तशवीश और अदम इत्मीनान पाया जाता है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन जैसे अहम इलाक़ाई इत्तेहादी अमरीकी इंतज़ामिया की मुतज़ाद पॉलिसियों से नालां हैं। खलीजी हुकाम का कहना है कि ट्रंप की जानिब से ईरान को मुसलसल फौजी धमकियाँ देने और फिर अचानक मुज़ाकरात का हवाला देकर पीछे हट जाने की हिकमत अमली ने खित्ते में अदम इस्तेहकाम और सिक्योरिटी खतरात को बढ़ा दिया है। सो ये वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि जनाब जो मिडल ईस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की इस किस्म की पॉलिसियों से जो है वो काफ़ी हद तक नाराज़ हैं। इसके अलावा ईरानी मीडिया वाना के मुताबिक ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने ऐलान किया है कि अवाम के ताउन से किसी भी अमरीकी फौजी को हलाक या गिरफ्तार करने वाले ईरानी एहलकार को $30,000 इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान ईरानी आर्मी चीफ की जानिब से आज किया गया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है। $30,000 जो है सिर्फ इस बात के ऊपर कि जनाब एक अमरीकी फौजी को गिरफ्तार या हलाक कर दिया जाए, ये इनाम जो है वो अनाउंस किया गया है। इसके अलावा ईरान ने पहली मरतबा अवामी सतह के ऊपर यह तस्दीक की है कि 2 मार्च को कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले के बाद लापता होने वाले ईरानी फ़िज़ाइया के 3 पायलटों को कतरी अफवाज ने गिरफ्तार कर लिया था। ईरानी फ़ौज के एक ओहदेदार ने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस से मुतालबा किया कि वो ईरानी पायलटों की हालत की तहकीकात करे और उनकी रिहाई के लिए इकदाम करे। ईरान की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ की लापता अफराद की तलाश के लिए कायम कमेटी के कमांडर ने रेड क्रॉस के सदर के नाम जो है एक ख़त में लापता ईरानी पायलटों के हवाले से तशवीश का इजहार किया है। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाकर ज़ादा के मुताबिक 2 मार्च 2026 को ईरानी फ़िज़ाइया के 2 SU
24 जंगी बम्बार तैयारे ईरान पर होने वाले हमलों के जवाब में कतर में एक अमरीकी फौजी अड्डे की जानिब से रवाना हुए थे। उनके मुताबिक दोनों तैयारों ने कामयाबी से अपना मिशन मुकम्मल किया, ताहम वापसी के दौरान उन्हें दुश्मन के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने निशाना बनाया, जिसके बाद तैयारों के अमले को इजेक्ट करना पड़ा था। बाक़िज़ादा के मुताबिक 2 तैयारों में सवार 4 पायलटों में से एक मजीद काज़मी शहीद हो गए। बाद अज़ां उनकी बाक़ियात बरामद करके ईरान मुंतकिल की गई और वहाँ उनकी तदफीन कर दी गई थी। ईरानी ब्रिगेडियर ने ख़त में कहा है कि ईरान को हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक इस वाक़े में शामिल दीगर 3 पायलट जवाद सालही, अब्दुल हमीद दश्तियान और इमरान बहरोशमान कतरी अफवाज के हाथों जिंदा गिरफ्तार हुए थे। लेकिन दूसरी जानिब कतर ने ईरानी पायलट्स को हिरासत में लेने के दावों की तरदीद कर दी है। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कतरी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर ईरान से रब्ता किया गया। ईरानी पायलट से रब्ता किया, जवाब न मिलने पर दिफाई इक़दाम किए। ईरान ने सर्च ऑपरेशन के लिए टीम भेजने की कतरी दावत का जवाब नहीं दिया। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर जो है वो सामने जो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्रिकेट के हवाले से, जहाँ पे बांग्लादेश ने डावन में खेले गए सीरीज़ के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को उसके होम ग्राउंड के ऊपर उन्होंने शिकस्त दी और पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट फतह के साथ उन्होंने ये तारीख रकम कर दी है। मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में महज 198 रन बनाकर आउट हुई, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने 426 रन का पहाड़ जैसा स्कोर उन्होंने खड़ा किया, जबकि 228 रन की भारी बर्तरी उन्होंने हासिल की। अगरचे ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में कैमरन ग्रीन की सेंचुरी की बदौलत 284 रन बनाए, लेकिन वो बांग्लादेश को सिर्फ 57 रन का ही आसान हदफ जो है वो दे सके, जिसे मेहमान टीम ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पूरा कर दिया। कैन यू एवर इमेजिन कि ऐसा भी होगा कि बांग्लादेश जो है ऑस्ट्रेलिया को उसके होम ग्राउंड में जाके शिकस्त दे, लेकिन दे हैव डन इट और मेरे ख्याल में फुल मार्क्स टू देम फॉर परफॉर्मिंग सो वेल। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।